गांव के बाहर एक रास्ता था जिसे लोग शापित संधि कहते थे। यह रास्ता रात में बेहद डरावना हो जाता था। लोग कहते थे कि यहाँ पर अजीब घटनाएं होती हैं और अगर कोई इस रास्ते पर रात में फंस जाए तो वह कभी वापस नहीं लौटता। रोहित, नंदिनी और उनका 6 साल का बेटा आर्यन रात में गांव जा रहे थे। सफर लंबा था और समय बचाने के लिए उनके ड्राइवर ने सुझाव दिया, साहब, शॉर्टकट से चलते हैं। कौन सा शॉर्टकट? नंदिनी ने पूछा। शापित संधि, ड्राइवर ने धीमे स्वर में कहा। नंदिनी ने तुरंत विरोध किया, नहीं, उस रास्ते पर जाना ठीक नहीं है। ये सब पुराने किस्से हैं, रोहित ने हंसते हुए कहा। लेकिन वह नहीं जानते थे कि वे किस ओर बढ़ रहे हैं। जैसे ही गाड़ी ने शापित संधि का रास्ता पकड़ा, हवा अचानक ठंडी हो गई। कोहरा फैलने लगा और गाड़ी के हेडलाइट्स धुंध में खो गईं। आर्यन खिड़की के बाहर देख रहा था। उसने कहा, माँ, वो बच्चा देखो, पेड़ के नीचे खड़ा है। नंदिनी ने बाहर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। कौन बच्चा? उसने घबराते हुए पूछा। वो वही है, लेकिन आपको नहीं दिखेगा, आर्यन ने धीमे स्वर में कहा। तभी अचानक गाड़ी झटके से रुक गई। ड्राइवर ने नीचे उतरकर गाड़ी की जांच की, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। साहब, गाड़ी एकदम सही है, पता नहीं क्यों बंद हो गई। अचानक गाड़ी के शीशों पर खून के निशान उभरने लगे। रोहित और नंदिनी ने एक दूसरे की ओर देखा। नंदिनी ने डरते हुए कहा, यह जगह सही नहीं लग रही, हमें यहां से निकलना होगा। हम कहीं नहीं जा सकते, आर्यन ने कहा। उसकी आवाज अचानक बदल गई थी। आर्यन, ये तुम क्या कह रहे हो? रोहित ने चौंक कर पूछा। यह अर्जुन है, वह मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है, आर्यन ने ठंडे स्वर में कहा। गाड़ी के अंदर अचानक इतनी ठंड हो गई कि हर किसी का सांस लेना मुश्किल हो गया। खिड़कियों पर बर्फ जमने लगी। आर्यन ने अर्जुन के बारे में और बात करना शुरू कर दिया। वह कह रहा है कि मुझे बाहर आना होगा, हमें खेलना है। तुम कोई खेल नहीं खेलोगे, नंदिनी ने चिल्लाते हुए कहा। तुम्हें समझ नहीं आ रहा माँ, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं हूं। गाड़ी के शीशों पर एक बच्चा दिखाई दिया। उसकी आंखें काली थीं और वह भयानक हंसी हंस रहा था। उसने खून से लिखा, अब आप भी हमारे साथ रहेंगे। गाड़ी अपने आप चलने लगी। ड्राइवर ने चिल्लाकर कहा, मैंने गाड़ी स्टार्ट नहीं की, लेकिन गाड़ी अब अपनी गति से जंगल के अंदर बढ़ रही थी। रास्ता कभी खत्म नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे बार बार एक ही जगह लौट रहे हों। रोहित ने देखा कि गाड़ी के बाहर अजीब साए घूम रहे थे। कुछ परछाइयां गाड़ी के शीशों से अंदर आने की कोशिश कर रही थीं। अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन शुरू कर दिया। गाड़ी के अंदर बच्चों की चीखें गूंजने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों आत्माएं रो रही हों। गाड़ी की फर्श पर अचानक खून बहने लगा। नंदिनी ने अपने पैरों के नीचे की ओर देखा और चिल्ला उठी। आर्यन ने अर्जुन के साथ गहरी हंसी हंसते हुए कहा, पापा, यह रास्ता कभी खत्म नहीं होगा। अर्जुन ने मुझे बताया है कि अब हम यहीं रहेंगे। अर्जुन ने धीरे धीरे आर्यन को पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लिया। आर्यन की आंखें सफेद हो गईं और उसकी आवाज अब डरावनी थी। पापा, माँ, आप लोग मुझे यहाँ क्यों लाए? उसने पूछा। अब हमें यहीं रहना होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, रोहित ने चिल्लाया। अर्जुन ने गाड़ी को हवा में उठा दिया। गाड़ी तैरने लगी और चारों ओर सफेद साए दिखाई देने लगे। अर्जुन ने गाड़ी के अंदर का माहौल पूरी तरह बदल दिया। अब यह एक डरावनी जगह बन चुकी थी। अर्जुन ने गाड़ी को पूरी तरह अपनी शक्ति में ले लिया। उसने कहा, अब यह गाड़ी मेरी है, तुम सब मेरे खिलौने हो। गाड़ी का दरवाजा अचानक खुल गया। अर्जुन ने रोहित और नंदिनी को बाहर खींचने की कोशिश की। आप बच नहीं सकते, अर्जुन और आर्यन ने एक साथ कहा। गाड़ी के अंदर की दुनिया अब एक भूतिया भंवर बन चुकी थी। न केवल अंधेरा हर ओर फैला था, बल्कि हर सतह पर खून के निशान और भयानक प्रतीक उभरने लगे थे। जैसे जैसे रोहित और नंदिनी ने गाड़ी के भीतर की परिस्थितियों को समझने की कोशिश की, एक भारी सी आवाज ने चारों ओर गूंजना शुरू कर दिया। तुमने यहां आने की हिम्मत की, आवाज ने कहा। अब यह तुम्हारी दुनिया नहीं रही, यह अर्जुन की दुनिया है। गाड़ी के शीशों से डरावनी परछाइयां अंदर आने लगीं। ये परछाइयां जीवित लग रही थीं।
लेकिन उनके चेहरे सड़ चुके थे। उनके गले से आती चीखें इस बात का संकेत थीं कि वे इंसान नहीं थीं। नंदिनी ने अपनी प्रार्थनाओं का सहारा लिया, लेकिन अर्जुन की हंसी इन प्रार्थनाओं को डूबा देती। आर्यन ने उसकी ओर पलट कर देखा। उसकी आंखों में चमकती सफेदी अब एक भयंकर गहराई में बदल चुकी थी। आर्यन, हम तुम्हें यहां से निकाल कर ले जाएंगे, रोहित ने चिल्लाया, लेकिन आर्यन की आवाज अब अर्जुन की आवाज के साथ गूंज रही थी। तुमने इस रास्ते पर कदम रखा है, अब यह रास्ता तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर तुम वाकई उसे बचाना चाहते हो तो खेल में शामिल होना होगा। रोहित ने हिम्मत जुटाकर अर्जुन से पूछा, क्या खेल? अर्जुन की हंसी गूंजी। तुम्हें अपना डर छोड़कर इस रास्ते को स्वीकार करना होगा। यहां हर डर तुम्हें परखने आएगा। अगर तुम हार गए तो तुम भी हमारे जैसे बन जाओगे। गाड़ी हवा में तैर रही थी और हर ओर से शापित बच्चों के चेहरे नजर आने लगे। वे सब अर्जुन के पीछे खड़े थे, जैसे उसकी सेना। नंदिनी ने रोहित का हाथ पकड़ा। अगर हम डर गए तो आर्यन हमेशा के लिए चला जाएगा। हमें उसका साथ देना होगा। खेल की शुरुआत गाड़ी अचानक जमीन पर गिर पड़ी। अर्जुन ने एक पुरानी सैंड टाइमर रेत घड़ी उनकी ओर फेंकी। तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है, उसने कहा। अपने बेटे को बचा सको तो बचा लो, लेकिन ध्यान रखना, हर मिनट तुम्हें अपने सबसे बड़े डर से लड़ना होगा। जैसे ही घड़ी शुरू हुई, गाड़ी के बाहर का माहौल बदलने लगा। रोहित और नंदिनी खुद को एक गहरी खाई के किनारे खड़ा पाए। खाई से अजीब सी चीखें और अंधेरा ऊपर उठ रहा था। पहला डर, खाई का छलावा। रोहित को खाई में गिरने का भय था। अचानक जमीन फिसलने लगी। अर्जुन की आवाज आई, गिरो और इस भय को हमेशा के लिए गले लगा लो। रोहित ने अपनी आंखें बंद की और खुद को स्थिर रखने की कोशिश की। नंदिनी ने उसे याद दिलाया, यह सिर्फ एक छलावा है, मत डरो। वे दोनों समझ गए कि इस खेल में आगे बढ़ने के लिए उनके भय को नियंत्रित करना और वास्तविकता से भ्रम को अलग करना आवश्यक था। रोहित ने खुद को संभाला और नंदिनी के साथ अगले चरण में कदम रखा। दूसरा डर, नंदिनी का परित्याग। नंदिनी के सामने उसकी मां की परछाई आ खड़ी हुई। तुमने मुझे मरने दिया, तुम किसी की रक्षा नहीं कर सकती। नंदिनी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हिम्मत से जवाब दिया, मैं अपने बेटे को नहीं छोड़ूंगी। नंदिनी ने महसूस किया कि अर्जुन उनके मानसिक और भावनात्मक भय को हथियार बना रहा है। उन्होंने तय किया कि अपने डर पर विजय पाने के लिए उन्हें एक दूसरे का सहारा बनना होगा। रोहित ने नंदिनी का हाथ पकड़ा और उसे यकीन दिलाया कि वे साथ मिलकर हर चुनौती का सामना करेंगे। तीसरा डर, भूतों की परेड। जंगल में एक रास्ता उभर आया, जहां सैकड़ों आत्माएं कतारबद्ध होकर खड़ी थीं। उनके चेहरे विकृत थे और उनकी आंखों से खून बह रहा था। वे रोहित और नंदिनी की ओर इशारा कर कहने लगे, तुम्हारा अंत यहां है, हमें तुम्हारी आत्माएं चाहिए। नंदिनी ने इनसे बचने के लिए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, आत्माएं चीखने लगी और उनकी संख्या बढ़ने लगी। रोहित ने उसे समझाया, डरना मत, ये सब भ्रम है, हमें इनसे नजरें नहीं मिलानी। आत्माओं की चीखों को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने अपनी आंखें बंद की और बिना रुके रास्ते पर आगे बढ़ते रहे। आत्माएं धीरे धीरे गायब हो गईं और उन्होंने महसूस किया कि इस खेल का हर स्तर उनके साहस की परीक्षा ले रहा था। चौथा डर, आर्यन का अंत। अर्जुन ने आर्यन का रूप बदल दिया। उसने उनकी ओर एक मरी हुई बच्ची की आकृति में आर्यन को दिखाया। वह बच्चे की तरह चिल्ला रहा था, पापा मुझे बचाओ। रोहित दौड़कर उसके पास पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाने की कोशिश की, बच्चा हंसने लगा और उसकी आंखें लाल हो गईं। अर्जुन की आवाज गूंजी, तुम्हारा बेटा अब मेरा है, तुम उसे मुझसे कभी नहीं ले सकते। रोहित और नंदिनी ने साथ मिलकर कहा, हमारा विश्वास अर्जुन से बड़ा है। उन्होंने अपनी डर और असहायता को नकारा और अर्जुन के भ्रम को तोड़ने के लिए आर्यन की ओर बढ़े। उनकी दृढ़ता देखकर अर्जुन का जादू कमजोर पड़ने लगा। पांचवां डर, सपनों की भूल भुलैया। रोहित और नंदिनी खुद को एक बड़े मकान के अंदर पाए, जहां हर दरवाजा एक नए कमरे में खुलता था। हर कमरे में एक अलग भयानक दृश्य था। एक कमरे में सड़ी गली लाशें थीं जो हंस रही थीं।
दूसरे कमरे में खुद रोहित और नंदिनी के मरे हुए रूप लटके हुए थे। तीसरे कमरे में अर्जुन आर्यन के साथ बैठा हुआ खून से भरा खेल खेल रहा था। तुम इस भूल भुलैया से नहीं निकल सकते, अर्जुन ने कहा। हर दरवाजा तुम्हें और गहरे डर में ले जाएगा। वे दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और कहा, यह सब केवल एक और परीक्षा है। उन्होंने अपनी धड़कनों पर काबू पाते हुए हर दरवाजा पार किया, जब तक कि उन्हें एक उजाले से भरे दरवाजे तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिल गया। छठा डर, आर्यन का विलीन होना। अर्जुन ने घड़ी की रेत लगभग खत्म होते हुए दिखाते हुए कहा, तुमने देर कर दी। अब तुम्हारा बेटा हमेशा के लिए मेरा होगा। आर्यन ने अचानक अर्जुन की तरह हंसना शुरू कर दिया। उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसने कहा, माँ पापा, मैं अब आपके साथ नहीं जा सकता। ये मेरी दुनिया है। नंदिनी ने रोहित से कहा, हमें इसे रोकना होगा। घड़ी खत्म होने से पहले हमें उसे अर्जुन से अलग करना होगा। अंतिम निर्णय, त्याग की परीक्षा। अर्जुन ने कहा, अगर तुम दोनों में से कोई एक अपनी आत्मा यहां छोड़ दे तो मैं आर्यन को जाने दूंगा। ये मेरी आखिरी शर्त है। रोहित ने तुरंत कहा, मैं तैयार हूं। नहीं, नंदिनी ने चिल्लाकर कहा, तुम नहीं जा सकते। हमें कोई और रास्ता खोजना होगा। तुम्हारे पास समय नहीं है, अर्जुन ने चेतावनी दी। अगर घड़ी की रेत खत्म हो गई तो सब खत्म हो जाएगा। रोहित ने घड़ी की ओर देखा। केवल एक पल बचा था। उसने कहा, मैं त्याग करता हूं। और जैसे ही उसने यह कहा, चारों ओर तेज रोशनी फैल गई। रोहित और नंदिनी ने महसूस किया कि अर्जुन अब तक उनका मजाक बना रहा था। आर्यन अभी भी बेहोशी की हालत में था और रेत घड़ी की रेत खत्म होने वाली थी। अर्जुन की आवाज फिर से गूंजी, तुमने मुझे हराने की कोशिश की, लेकिन यह अंत नहीं है। यह खेल सिर्फ तुम्हारे बेटे को बचाने का नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्माओं को भी लेने का था। अर्जुन ने खुलासा किया कि वह केवल एक आत्मा नहीं था, बल्कि शापित संधि के रक्षक और उसकी शक्ति का केंद्र था। जो भी इस रास्ते पर आता है वह मेरी दुनिया का हिस्सा बन जाता है, उसने कहा। तुम्हारा बेटा अब मेरा है और तुम दोनों भी मेरे खिलौने हो, रोहित ने चिल्लाकर कहा। हम तुम्हें जीतने नहीं देंगे, ये हमारा आखिरी मौका है। नंदिनी ने रेत घड़ी की ओर देखा और महसूस किया कि समय खत्म हो चुका है। उसने रोहित से कहा, हमें उसे हराने के लिए उसकी शक्ति का स्रोत ढूंढना होगा। दोनों ने देखा कि अर्जुन की शक्ति का केंद्र रेत घड़ी थी। अर्जुन चिल्लाया, अगर तुमने इसे तोड़ा तो ये सारी दुनिया अंधकार में बदल जाएगी। लेकिन नंदिनी ने कहा, तुम्हारी दुनिया पहले ही अंधकार में है। रोहित ने रेत घड़ी को उठाकर जमीन पर पटक दिया। रेत घड़ी टूटते ही तेज रोशनी फैल गई। अर्जुन ने चीखते हुए कहा, यह संभव नहीं है। उसकी शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी। अर्जुन का शरीर टूटते कांच की तरह बिखरने लगा। उसने कहा, तुमने इस खेल को जीत लिया, लेकिन यह अंत नहीं है। मैं वहां रहूंगा जहां तुम्हारे डर हैं। तुम मुझे कभी भुला नहीं पाओगे। उसकी आवाज हवा में विलीन हो गई। गाड़ी में सब कुछ सामान्य दिखने लगा। आर्यन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और कहा, माँ, पापा, हम जीत गए। नंदिनी ने उसे गले लगाते हुए कहा, हाँ बेटा, हम जीत गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की, उन्होंने देखा कि गाड़ी के शीशों पर खून से लिखा था, यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अगली बार मैं तुम्हारे सबसे बड़े डर के साथ लौटूंगा। गाड़ी स्टार्ट हुई और शापित संधि का रास्ता खत्म हो गया। लेकिन जंगल के पीछे से बच्चों की डरावनी हंसी अभी भी सुनाई दे रही थी। रोहित और नंदिनी के दिल में एक बात साफ थी, अर्जुन पूरी तरह नहीं हारा। सुबह गांव के कुछ लोग शापित संधि के पास से गुजरे तो उन्होंने महसूस किया कि हवा में अजीब ठंडक और सन्नाटा था। रास्ते के किनारे एक पेड़ पर खून से अजीब चिन्ह और संदेश लिखा हुआ था। उस पर लिखा था, तुमने अर्जुन को हराया, पर खेल खत्म नहीं हुआ। डर फिर लौटेगा। अगला कौन? जैसे ही लोगों ने यह संदेश पढ़ा, उन्हें एक पल के लिए ऐसा लगा कि आसपास कोई परछाई घूम रही है। पेड़ की शाखाएं अजीब तरह से हिलने लगी और हवा में बच्चों की हंसी और चीखें गूंजने लगीं। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना है कि शापित संधि की आत्माएं अब और क्रोधित हो गई हैं।
रोहित और नंदिनी तो गाड़ी लेकर बच निकले, लेकिन अर्जुन ने अपना डर यहीं छोड़ दिया। कहते हैं उस दिन के बाद से जो भी उस रास्ते पर पैर रखता है, उसकी परछाई उसके साथ नहीं लौटती। शापित संधि अब केवल एक रास्ता नहीं, बल्कि एक ऐसा अभिशाप है जो हर गुजरने वाले को अपने खेल का हिस्सा बना लेता है। रोहित और नंदिनी को अपने घर के अंदर भी अजीब हरकतें महसूस होने लगी। उनके बेटे आर्यन ने रातों को उठकर कहना शुरू किया, माँ, अर्जुन मुझे बुला रहा है, वो अब भी हमारे पास है। एक दिन आर्यन अपने कमरे से गायब हो गया। उसके बिस्तर पर खून से लिखा था, खेल खत्म नहीं हुआ, अब तुम्हारी बारी है।